हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टर आइंस्टाइन में। हम लोग देखेंगे आज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 2। इसमें क्या देखेंगे कि पहले लेक्चर में क्या देख चुके थे, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश संरक्षण का नियम, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, आवेश का क्वांटीकरण, उसी के अनुसार कूलाम का नियम तथा कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप। अब आज इसके आगे देखेंगे। बीच में 1-2 दिन लेक्चर इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। प्रॉब्लम तो जिंदगी का पार्ट ही है, वो तो सब चलता रहेगा। अब आपको इस चैनल पे रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी। इसमें आपका क्लास 12 की फिजिक्स कंप्लीट होने के बाद जब टाइम मिलेगा तो देखते हैं क्या होता है, तो मैथ्स या बायोलॉजी देखते हैं क्या चलता है। अभी तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। आज की हमारी हेडिंग क्या है? आज है बहुल आवेशों के बीच बल। बहुल आवेशों के मध्य बल, या इसी को कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। इसमें क्या, जैसे पिछले कूलाम के नियम में क्या देखा था, कूलाम के नियम कहते थे यदि दो समान प्रकार के आवेश हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और आकर्षित करेंगे, कितनी फोर्स से करेंगे। कूलाम ने ये बताया कि कितने फोर्स से करेंगे। तो उनका नियम क्या था कि दोनों आवेशों पर लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम का नियम था। लेकिन वो तो था दो आवेशों के बीच। ये दो आवेश हैं, अगर एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं कितनी फोर्स से, प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो कितनी फोर्स से। लेकिन अब देखना है अगर इसमें बहुत आवेश हो जाए, 2 से अधिक आवेश हो जाए, तो इन पर फोर्स कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। मान लीजिए एक ये कोई Q1 आवेश है प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, जितने मन उतने आप बना लीजिए। यहाँ पर है कोई मान लो Q5। अब क्या होगा, इसमें से किसी एक आवेश पर बल निकालना है, चाहे जिस पे निकाल लें, इसी पे निकाल लें क्योंकि अलग बनाया गया है इसको। इस पे क्या होगा, ये भी अगर प्लस है तो क्या होगा, ये वाला इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। लिखना बताया था, जिसमें जब लिखा था F12 और F21 बताया था कैसे लिखते हैं, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। ठीक, तो इस पे किस पे फोर्स लग रहा, 5 पे फोर्स लग रहा पहले के कारण। तो F51 मान ले, इसके बीच की डिस्टेंस R1 है, इसके बीच फोर्स क्या लगेगा, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 2, पांचवें पर बल दूसरे के कारण। तीसरे से निकाल लो ये, तो फोर्स ऑन 5 ड्यू टू थर्ड, फोर्थ के कारण निकाल लो, क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू फोर्थ। ये निकला है कि इस पे 4 फोर्स लग रहे हैं, इनके बीच की दूरी R1, इसकी R2, R3, R4। एक बार चेक कर लें दिख रहा कि नहीं। अब क्या देखेंगे, इनमें से किसी एक आवेश पर बल, कुल बल कितना लग रहा है, तो क्या निकालेंगे, Q5 पर कुल बल कितना होगा, F नेट, टोटल F नेट कितना होगा, तो टोटल जितने फोर्स लग रहे हैं सबको ऐड कर लो, तो F51, 51, 52, 53, 54 ऐसे नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते क्या है, F51। 51 का मतलब फोर्स ऑन 5 ड्यू टू सेकेंड, पांचवें पर बल पहले के कारण, वैसे ही पांचवें पर बल दूसरे के कारण, पांचवें पर बल तीसरे के कारण, पांचवें पर बल चौथे के कारण, फिर प्लस डॉट 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 पांचवें पर बल n के कारण। n का मतलब कितने भी आवेश हों सबका ऐसे ही फोर्स जोड़ते चले जाएं, क्या निकल आएगा कि Q5 पर टोटल कितने आवेश फोर्स लगा रहे हैं और कुल कितना बल लग रहा है इस पे। मान लो और आवेश होते तो सबको ऐसे जोड़ते हुए चले जाते हैं। तो इसकी डिफिनेशन क्या हुई, अब ध्यान से सुनेंगे कि डिफिनेशन है क्या।
डेफिनेशन क्या है? यदि किसी निकाय में, निकाय का अर्थ है कि सिस्टम ऑफ चार्ज जिसमें 2 से अधिक चार्ज हो, अगर एक जगह 4-5 चार्ज को रख दें या 2-4 से अधिक चार्ज को रख दें, उसको निकाय बोलते हैं, सिस्टम। यदि किसी निकाय में 2 से अधिक आवेश हैं तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल, उनमें से किसी एक आवेश पर कुल बल उन अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। फिर से ध्यान से सुनेंगे जो लिखना है। अध्यारोपण का सिद्धांत, यदि किसी निकाय में 2 से अधिक आवेश हैं तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल उन अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। समझ में आया? फिर से रिपीट करें, सुनो। यदि किसी निकाय में 2 से अधिक आवेश हैं तो उन में से किसी एक आवेश पर कुल बल, उनमें से किसी एक आवेश पर, किसी पर भी निकाल सकते हैं, उनमें से किसी एक आवेश पर कुल बल उन अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश मतलब वेक्टर, सदिश योग के बराबर होता है। इसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। या कभी कभी इसके फॉर्मूले में पूरा खोल के लिख देते हैं ऐसे कि F नेट इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q 5/1 है, 5/1 अपॉन R1 दूरी है तो R1 स्क्वायर, वैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 5 और Q 2 है और दूरी R2 स्क्वायर। कभी भी इस फार्मूले में जो Q है वो विद साइन नहीं लेते हैं, चिन्ह के साथ नहीं रखते हैं, वैसे ही डॉट 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 लिखते चले जाओ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q5 QN अपॉन RN स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। इनका मतलब जितना, जैसे 2 तक लिखा, 3 तक लिखो, 4 तक, 5 तक, 10 तक, 15 तक, जितने बने लिखते चले जाओ। ये दूरियां लिखते हुए चले जाएंगे। न्यूटन, इतना ही टोटल इन पे फोर्स लगेगा। इसे ही क्या बोलते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत। इतना समझ में आया? अब आगे बढ़ें। चलिए ठीक है। अब देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? कभी आप लोगों ने वैसे किया होगा कि कभी कभी देखा होगा, अगर कहीं पे कुछ वायर खुला होते हैं, तार अगर खुला है, या जो लोग कटिया फंसाते हैं वो समझते होंगे कि जब भी वायर के पास में जाता है वो वायर उसको खींच लेता है। तो इसका क्या हुआ? और ऐसा नहीं कि उस, जैसे मान लो ये वायर है, इसके हम इतनी दूरी तक ले जाए खींचेगा नहीं, पास ले जाए को तब भी ना खींचे, इतनी दूर ले जाए को खींच ले। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके आसपास कोई ऐसा क्षेत्र है जिसको ये क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा, या कभी कभी प्रतिकर्षित करता है। या चुंबक देखा होगा, चुंबक का एक एरिया होता है कि इस एरिया के अंतर्गत या जो भी चुंबकित होती होंगी पदार्थ या चुंबक को आपस में चुंबकित किया जाए, तो अगर पास ले जाएंगे, एक एरिया होता है, कितनी दूरी तक ले जाएंगे चिपका लेगा, या इतनी दूरी तक ले जाएंगे प्रतिकर्षित कर देगा। तो एक निश्चित एरिया होता है। वैसे ही आवेश के पास भी उसके चारों ओर एक ऐसा एरिया होता है जिसके अंतर्गत यदि कोई दूसरा आवेश आया, चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए, तो प्लस आएगा, अगर पहले से प्लस है तो प्रतिकर्षित का अनुभव करेगा, अगर पहले से प्लस है माइनस वाला आया तो आकर्षण का अनुभव करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश या तो प्लस क्यू या माइनस क्यू, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझ में आया कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है।
समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि इस वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए मान लो कहीं पर वैद्युत क्षेत्र है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है? तो उसके लिए कुछ चीजें हैं, जैसे कि वैद्युत क्षेत्र को किन से प्रदर्शित किया जाता है? तो वैद्युत क्षेत्रों को वैद्युत बल रेखाओं से प्रदर्शित किया जाता है। अब वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नीचे क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। देखो, वैद्युत क्षेत्र को, वैद्युत बल रेखाओं में क्या लिखेंगे? वैद्युत क्षेत्र को जिन रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उन्हें वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। जैसे वैद्युत क्षेत्र हमको प्रदर्शित करना, तो ऐसे प्रदर्शित करेंगे। ठीक, ये इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। ठीक, अगर कहीं पर हमको वैद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करना है कि यहां पे वैद्युत क्षेत्र है, तो क्या करेंगे? वहां पे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खींच देंगे। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचेंगे तो सब समझ जाएंगे हाँ यहां पर वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, तो देखो वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? डिफिनेशन आए तो वैद्युत क्षेत्र को जिन काल्पनिक रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र को जिन काल्पनिक रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एग्जैक्ट दिखता नहीं है, जैसे वायर होगा उसके आसपास देखेगा नहीं, ये देखो वैद्युत क्षेत्र यहाँ तक फैला हुआ है, ऐसा नहीं है। तो वैद्युत क्षेत्र को जिन काल्पनिक रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उन्हें वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इनकी डिफिनेशन आप लोग सुन के लिखेंगे, क्योंकि ऐसे लिखने लगेंगे ना तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। आपका भी समय बहुत कीमती है, हमारा भी, तो इसलिए आपका और अपना समय बचाते हुए हम लोग आसानी से पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक, और जैसा कि और दूसरी चीज़ है, आपको जितना पढ़ाया जा रहा है आपको विश्वास रखना होगा कि जितना पढ़ाया जा रहा है बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है। ठीक, तो इसी के साथ में आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम कि वैद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण होते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, इनकी कुछ क्या होती हैं? विशेषताएं, या इनकी क्या होते हैं? गुण। तो अगली हेडिंग क्या डालेंगे? वैद्युत बल रेखाओं के गुण। पहला गुण क्या होता है? तो नंबर 1, गुण नंबर 1 पहला क्या होता है? तो देखो पहला लिखेंगे, अगर कोई प्लस आवेश है तो प्लस आवेश से वैद्युत बल रेखाएं आवेश से बाहर की ओर होती हैं। इनका देखो बाहर की ओर। पहला गुण हो गया कि धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर होती हैं, पहला गुण। हिंदी में लिख लेंगे इसको। दूसरा गुण क्या है? अगर माइनस क्यू आवेश है तब क्या होगा? तो देखो अगर माइनस क्यू आवेश है तो यही वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर हो जाएंगी। तो दूसरा गुण क्या है? अगर कोई ऋण आवेश है तो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा आवेश की ओर होती है। वैद्युत बल रेखाओं की दिशा ऋण आवेश में किधर होगी? आवेश की ओर, और धन आवेश में बाहर की ओर, आवेश से बाहर की ओर। इसमें क्या होगा? आउटवर्ड, बाहर की ओर। इसमें क्या होगा? इनवर्ड, अंदर की ओर। ठीक, अब क्या होगा? गुण नंबर 3। तीसरा गुण क्या कहता है? तीसरा गुण ये कहता है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती हैं। इसका अर्थ क्या है बंद वक्र का? तो चलो देखते हैं, ये बता दें। यहाँ पे लिख लेंगे कि प्लस आवेश से बाहर की ओर और ऋण आवेश से अंदर की ओर होती हैं वैद्युत बल रेखाएं, या वैद्युत बल रेखाओं की दिशा अंदर की ओर होती है। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है? तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो बंद वक्र नहीं बनाती हैं। बंद वक्र नहीं बनाती हैं। जैसे कि देखो, आपको एग्जांपल बताएं, चुंबक देखा होगा, नॉर्थ और साउथ 2 पोल होते हैं।
इसमें क्या होते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से जाकर के साउथ तक जाती हैं ऐसे। नॉर्थ से साउथ, ठीक। अब क्या हुआ, इसमें देखो बाहर जा रही हैं, और अगर जब देखा जाता, चुंबक के बारे में पढ़ेंगे तब बताएंगे कि ये जो रेखाएं हैं अंदर से भी ऐसे क्रॉस कर जाती हैं, ऐसे ऐसे होते हुए निकल जाती हैं। इसका मतलब क्या, देखो एक बंद वक्र बना रही हैं। बंद का मतलब कहीं से भी खुला हुआ नहीं है, इसको कहते हैं बंद वक्र। लेकिन जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं इनका क्या होता है, तो देखो इनमें क्या होता है, प्लस क्यू है और माइनस क्यू है। इसमें क्या होगा, तो वैद्युत बल रेखाएं प्लस क्यू से चल करके माइनस क्यू तक जाती हैं, प्लस क्यू से चल करके माइनस क्यू तक। ठीक, इसमें क्या होता है, बंद वक्र नहीं बनाती है इसमें कि यहाँ से प्लस से माइनस तक जाएं फिर माइनस से वापस हो जाए, ऐसा नहीं होगा। चुंबक में ऐसा होता है कि चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ जाती हैं, चुंबक के अंदर साउथ टू नॉर्थ जाती हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक, अब क्या होगा, लेकिन जो ये वैद्युत बल रेखाएं होती हैं धनावेश से ऋणावेश और ऋणावेश से धनावेश नहीं जाती हैं, इसी को कहते हैं कि बंद वक्र नहीं बनाती हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4। अब क्या प्रॉपर्टी है, अब प्रॉपर्टी है कि ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों, ये रीजन अच्छा समझने से पहले एक और प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं के, मान लो किसी भी बिंदु पे हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना है, अभी इस समय इस पे क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो इसमें हम क्या खींच देंगे, एक स्पर्शी खींच देते हैं, इसको स्पर्श करते हुए। स्पर्शी जिस डायरेक्शन में होती है वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाती है। मान लो यहाँ पे निकालना है तो यहाँ पे स्पर्शी खींच दो, यहाँ पे इस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे निकालना है तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है। ठीक, यहाँ पे निकालना है तो वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब है अगर वैद्युत क्षेत्र निकालना है और हमको वैद्युत बल रेखाएं पता है तो जिस बिंदु पे निकालना है उस बिंदु से एक स्पर्शी खींच देंगे, तो स्पर्शी किस चीज की दिशा बताएगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पे, वैद्युत बल रेखाओं के उस बिंदु पे हम एक स्पर्शी खींच देंगे, स्पर्शी जिस दिशा में होगी वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक, तो अब देखते हैं अपने उस प्रॉपर्टी के बारे में कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, एक दूसरे को काटती नहीं है। लेकिन इसका रीजन क्या है ऐसा कि एक दूसरे को काटती नहीं, ये तो पता है नहीं काटती हैं। क्यों, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक वैद्युत बल रेखा इधर से जाए दूसरी ऐसे जाए, ऐसे काट दे, ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो इस कटान बिंदु पर दो स्पर्शी खींच सकते हैं, एक तो इस डायरेक्शन में खींच सकते हैं, एक इस पे खींच सकते हैं। और इसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, कोई एक निश्चित बिंदु है, उस एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा सिर्फ एक ही होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो, ऐसा कभी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा सिर्फ एक ही हो सकती है। लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन में क्या हुआ, अगर एक दूसरे को काटेंगी तो इस कटान बिंदु पे दो स्पर्शी खींची जा सकती हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करती हैं, जो कि असंभव है। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा दो हो। तो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि अगर वो एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पे दो स्पर्शी खींच सकते हैं, वो दो स्पर्शी वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करती हैं, जो कि असंभव है। समझ में आया कि वो एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, वो इसलिए नहीं काटती हैं, अगर काटेंगी ना तो वहां पे कटान बिंदु होगा, ये कटान बिंदु पर दो स्पर्शी खींची जा सकती हैं, एक ये एक ये।
अगर दो स्पर्शी खींची जा सकती हैं तो वो वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी। अगर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी इसका मतलब एक ही बिंदु पे दो वैद्युत क्षेत्र, जो कि असंभव है, इसीलिए वो एक दूसरे को काटती नहीं। पेपर में कभी कभी अलग ही पूछ लिया जाता है। ये प्रॉपर्टी तो है, ये अलग क्वेश्चन ही बना देते हैं कि बताओ वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है। अब इसका रीजन क्या है, वो एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती हैं, अगर काटेंगे तो कटान बिंदु पे स्पर्शी खींची जा सकती है दो, जो वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करती हैं, जो कि असंभव है। ठीक, कुछ बच्चे ये ना कह देना कि एक दूसरे को काटते हैं तो काटने से रेबीज हो जाएगा। ये ऑफलाइन वाले बच्चे ज़्यादा कहते हैं कि एक दूसरे को इसलिए नहीं काटते क्योंकि रेबीज हो जाता है, फिर 14 इंजेक्शन लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, और 2-3 ही पूछता है बोर्ड में कि बताओ, फिर भी 4 हो ही गई हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक पूछा जाता है पेपर में कि एक समान वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इस वैद्युत क्षेत्र को पहली बात तो वैद्युत बल रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं ऐसे। ठीक, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक, एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब कि हर जगह वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होंगी बराबर दूरी पर होंगी और एक दूसरे के समांतर होंगी, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र इसे कहेंगे। अब जैसे मान लो अगर ऐसे हो, कहीं पर इतनी दूरी पर है, कहीं पे पास हो गई, ये फिर दूर हो गई, तो इसको एक समान वैद्युत क्षेत्र थोड़ी ना कहेंगे। जहाँ पे ज़्यादा फील्ड रेखाएं होंगी, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, वहाँ पे प्रबल वैद्युत क्षेत्र, जहाँ पे दूर दूर होंगी वहाँ दुर्बल वैद्युत क्षेत्र। समझ में आया? तो एक समान वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? तो इसकी डेफिनेशन, एक समान वैद्युत क्षेत्र वह वैद्युत क्षेत्र जिसमें वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर तथा बराबर दूरी पर हों। ये एक दूसरे के समांतर तो ही हैं, प्लस इनके बीच की डिस्टेंस मान लो d है तो इसके बीच की भी d होगी, इनके बीच की भी d होगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर है तो इनके बीच की भी 1, इनके बीच की भी 1। तो वह वैद्युत क्षेत्र जिसमें वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर तथा बराबर दूरी पर होती हैं, तो ऐसे क्षेत्र को एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। आपको इस पूरे चैप्टर में जहाँ भी कोई भी डेरिवेशन आता है ज़्यादातर एक समान वैद्युत क्षेत्र ही आता है इसमें। ठीक, वो बताते नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे लिख भी देते कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में ऐसा, एक समान क्षेत्र में वैसा, लेकिन नहीं है। तो वैद्युत क्षेत्र क्या लेंगे? एक समान वैद्युत क्षेत्र, जो हमारे सिलेबस में जितना पढ़ना है हम लोगों को। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या होती है? तो ये होती है हमारी E बराबर F अपॉन Q। E बराबर F अपॉन Q, जहाँ पर F क्या है? दोनों आवेश पर लगने वाला बल। Q नॉट क्या है? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, जिससे हम कोई भी चीज़ टेस्ट करें। E क्या है? E है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। फिर से, वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसको ध्यान से लिखेंगे डेफिनेशन, हम लिखेंगे नहीं इस पे। क्या लिखेंगे? वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं तथा यह सदिश राशि होती है, तथा यह सदिश राशि होती है। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा F का क्या होता है? न्यूटन
और आवेश का कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका क्या हो गया, मात्रक। और इसकी विमा क्या हो जाएगी, डायमेंशनल फार्मूला। न्यूटन की क्या होती है, mL/t-2 और कूलाम की AT। तो देखिए m और कहीं है नहीं तो m को ऐसे लिख लेंगे, l और कहीं नहीं है, t की घात -2 है, 1 है, इसकी घात ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, 2 पहले से थी माइनस की, 1 ये, तो t की घात -3, a ऊपर जाएगा माइनस का। ये हो गई इसकी विमा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र में लिख लीजिए किनारे हो जाए, वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं तथा यह सदिश राशि होती है। इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम है तथा इसका विमा या विमीय सूत्र mL/t-3 या -1 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव देखो होता क्या है, दो समान तथा विपरीत प्रकार के आवेश, दो समान तथा विपरीत प्रकार के आवेश, विपरीत प्रकार के आवेश अल्पतम दूरी पर स्थित हों, अल्पतम दूरी पर स्थित हों, तो ऐसे निकाय को ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, दो समान तथा विपरीत प्रकार के आवेश यदि अल्पतम दूरी पर स्थित हों तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इसका अर्थ क्या है, समान भी है विपरीत भी है, ये नहीं कुछ समझ में आया, ऐसी बात है ना। तो देखो समान का अर्थ क्या है, समान का अर्थ ये है कि अगर यहाँ पे मान लो 5 कूलाम का आवेश है तो 5 कूलाम का ये भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ 10 हो यहाँ 5 हो, दोनों अगर इक्वल हैं, बराबर हैं, 5-5 कूलाम के हैं तो इन दोनों को समान कह सकते हैं। ठीक, विपरीत का मतलब अपोजिट, कि एक अगर प्लस का होगा तो दूसरा माइनस का होगा। ठीक, यदि दो आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित हों तो ऐसे निकाय को, दो समान तथा विपरीत प्रकार के आवेश यदि अल्पतम दूरी पर स्थित हो तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, इनके बीच की दूरी मान लें 2L है। ठीक, ये दो हो गए हमारे, एक पर आवेश क्या स्थित है -q, एक पर +q। तो इसके बाद क्या पढ़ते हैं, हाँ दूसरी चीज़ आप लोग कमेंट में ये ज़रूर बताएं, जैसे इसकी डिफिनेशन लिख दी है तो अब आने वाली क्लास में आप क्या चाहते हैं कि हम बोल दिया करें, आप लिख लेंगे, कि उसकी डिफिनेशन हम बोर्ड पे लिख दिया करें। आप लोग कमेंट में बताएंगे ज़रूर इसके बारे में, ताकि उसी के अकॉर्डिंग अगली क्लास जो बनेगी उसी के अकॉर्डिंग बनेगी। जैसे कि अगर आपने कुछ नहीं बताया तो जैसे बोलते हैं वैसे बोलते रहेंगे। अगर किसी को लिखने में प्रॉब्लम हो रही है बोलने से तो आप लोग बता सकते हैं, उसमें क्या थोड़े 5-10 मिनट और लगेंगे क्लास में। ऐसे मान लीजिए जैसे 40 मिनट की वैसे 50 मिनट हो जाएगी, लेकिन ये है कि अब जैसा आप बताएंगे वैसे ही होगा। ठीक, तो दो समान तथा विपरीत प्रकार के आवेश अल्पतम दूरी पर स्थित हो तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या होता है, ये P से लिखा जाता है और Q × 2L होता है। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, Q क्या है,
वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश का परिमाण, किसी भी एक आवेश का परिमाण 12 क्या है, उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी। ठीक, तो इसकी डिफिनेशन कैसे बनेगी? वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं तथा यह सदिश राशि होती है, यह सदिश राशि होती है और इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। इसकी दिशा, अगर ये जो P होगा इसकी डायरेक्शन किधर होगी, माइनस से प्लस की ओर, ऐसे। तो P जो होगा इसकी डायरेक्शन होगी माइनस टू प्लस, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो क्या द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं तथा यह सदिश राशि होती है। इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। इतना ध्यान देंगे, ठीक है। अब इतना समझ में आया? देख लें एक बार दिख रहा कि नहीं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अब नेक्स्ट जो 3 टॉपिक बचे हुए हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पे, इसके बाद टॉर्क है, ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और हमारे पास भी टाइम थोड़ा कम है, जिसके चलते इस लेक्चर को यहीं पे विराम देंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसी वीडियो लगी कमेंट में जरूर बताएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।